तो आज बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में। तो हम पहले क्या करेंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड का मतलब और गैसेस एटम का मतलब, देखो यार, कोई भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, जनरली सॉलिड स्टेट में होता है। तो सॉलिड स्टेट में वो क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होती है। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गैस स्टेट में पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसलिए हम लिक्विड में ना करके उसको डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं। सॉलिड से गैस डायरेक्टली कैसे होता है, सब्लिमेशन एनर्जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। गैसियस का मतलब क्लियर हो गया। अब आइसोलेटेड का मतलब देखो, देखो यार, कोई भी एटम है अगर वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, तो उस टाइम पे अगर हम उसका आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ सकता है। जैसे मुझे तुम्हारा कैपेबिलिटी चेक करना है तो मैं तुमको अकेला चेक करूंगा कि तुम कितने अच्छा पढ़ रहे हो, कितना खराब पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम और तुम्हारा दोस्त साथ में कितना अच्छा पढ़ रहे हो और कितना खराब पढ़ रहे हो, ठीक है। तुम्हारी कैपेबिलिटी कैसे पता चलेगी, कि जब मैं सिर्फ तुमको ऑब्जर्व करूंगा। वैसे ही आइसोलेटेड गैसेस एटम्स, किसी भी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कैसे पता चलेगा, जब हम सिर्फ उसी को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इसीलिए आइसोलेटेड लिखा हुआ है। आइसोलेटेड का मतलब अकेला, ठीक है, गैसियस एटम। तो देखो यार, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो या आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम में से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा। तो देखो यार, ग्रुप वन में होता है सोडियम, सोडियम के नीचे होता है पोटेशियम, और पोटेशियम के बगल में क्या होता है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के और आगे ग्रुप 13 में क्या होता है, आपका होता है एल्युमिनियम। तो देखो, हम ट्रेंड क्या जानते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल का, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, और लेफ्ट से राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देखो, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब पोटेशियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा किससे, सोडियम से। तो ये तो ऑप्शन से हमारे हट गया। अब बात करें इनकी इनकी कंपेयर करें तो ये क्या है, पीरियोडिक टेबल में इधर है, और ये क्या, पीरियोडिक टेबल में इधर है। इसका मतलब जो जितना इधर होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, एल्युमिनियम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, एक्सेप्शन आता है। सबको मालूम है यहाँ पे हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का कॉन्सेप्ट लगता है। देखो यार, मैग्नीशियम की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 4 6 12 हो गया। एल्युमिनियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हैं वो कहाँ से निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलता है, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल से निकलता है। तो मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का वैलेंस शेल में कौन सा ऑर्बिटल है, 3s2 ऑर्बिटल है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अगर बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम से अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो कहाँ से निकालेंगे हम, वैलेंस शेल की वैलेंस ऑर्बिटल से। तो वैलेंस शेल 3s2 में, वैलेंस शेल में 3s और 3p ऑर्बिटल्स हैं किसके, एल्युमिनियम के, ठीक है। तो देखो 3s में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और 3p में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, पहले पहले जो जहाँ वहां से निकलता है जहाँ पे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो मतलब पहले यहाँ से निकलेगा। तो देखो, इसकी बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इसमें से। ये क्या है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ से। तो देखो, जब फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है तो वो क्या कर जा होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कंपाउंड स्टेबल है। तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या होगा, कंपाउंड स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो ऐसा कोई तो चाहता नहीं है कि हम अच्छे से खराब हो। तो खराब उसको करने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, इसीलिए। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन
अनपेयर्ड है, तो ये क्या बोलेगा कि हमको अब थोड़ा सा एनर्जी दे दो, तो हम ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, हम ये वाले कॉन्फ़िगरेशन तक रह जाएंगे और मेरे वैलेंस सेल में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और दोनों पेयर्ड रहेंगे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा पहले के मुकाबले। पहले मैं ऐसा था, तो जब इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो ऐसा हो जाऊंगा, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगूंगा, ठीक है। तो अगर अब कंपेयर, अब बात करें कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो देखो इन दोनों में ये हट गया, इधर इन दोनों की बात, सोडियम मैग्नीशियम की बात करें तो सोडियम के वैलेंस सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैसे वैसे भी आप सभी जानते हो कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 1 का आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप 2 से कम होता है। तो इन दोनों में भी ये हट गए, इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, तो अब इनका ज्यादा होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये आगे थे लेफ्ट टू राइट में जाने पे, ये और उधर राइट में मिल रहे थे, लेकिन हुआ क्या, एक्सेप्शन लगने की वजह से मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई हो गया। देखो यार, जब क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब सेकंड या थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपको स्पेसिफाई करके दिया रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, मैग्नीशियम, थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, which of the following ionization potential of calcium show sudden rise। देखो कैल्शियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो देखो कैल्शियम के वैलेंस सेल की बात करें तो कौन सा वैलेंस सेल है, ये 4s वाला, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, कैल्शियम को हल्का सा एनर्जी देंगे पहला उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी द्वारा इलेक्ट्रॉन निकाला गया, आयनाइजेशन एनर्जी आई कैल्शियम फर्स्ट, ठीक है, हो गया। उसके बाद बात करें दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, अरे यार यहाँ पे आई होगा ना, चलो यहाँ पे लिख देते हैं IEC ऑफ, अरे दिख रहा है कि नहीं, 2, ठीक है। अब ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। अगर हमको अब भी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम, कौन सा, थर्ड वाला, ठीक है। देखो यार वैलेंस सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कैल्शियम कैसा दिखने लगेगा, आर्गन की तरह। देखो 2 इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल देंगे तो ये वाला पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये किसका होता है, आर्गन का होता है। आर्गन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 18, जो कि क्या होता है, नोबल गैस, और नोबल गैस स्टेबल होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेबल नोबल गैस। देखो पहले ऊपर क्या होता है, हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है। अब इलेक्ट्रॉन दो, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Ca2 प्लस फॉर्म में आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह दिखने लगता है, जिससे क्या होता है, ये वाला फॉर्म Ca2 प्लस का फॉर्म स्टेबल हो जाता है। और एक बात बताओ, कोई चीज स्टेबल है, ठीक है, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगी। कोई एलिमेंट स्टेबल है तो वो क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम क्यों दिया, क्योंकि वो आर्गन की तरह दिखना चाह रहा था, अब दिख गया तो अब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। लेकिन अगर हमको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के द्वारा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना ही है, तो वो कहाँ से निकलेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा अब यहाँ से 3p में से, ठीक है। और 3p ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, आर्गन की जैसा है, ठीक है। आप सभी को मालूम है नोबल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई बोलते हैं, हाँ बहुत ज्यादा हाई होता है,
क्यों? क्योंकि वो सभी स्टेबल होते हैं। अब जो कोई चीज स्टेबल है तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी से लेस स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, और कोई ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कैल्शियम क्या होगा, वेरी हाई होगा। क्या होगा, वेरी हाई। अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात करें तो आपका जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कैल्शियम का होता है वो होता है 578.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल क्या है, यूनिट है आयनाइजेशन पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने का। और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो होता है 1150 दिख रहा है किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ा, 578.4। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इससे ऑलमोस्ट डबल, कितना, 1150 किलो जूल। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको देना होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको देना होगा 4912.5 किलो जूल पर मोल का एनर्जी। देखो 1100 से सीधे कहाँ हो गया, ऑलमोस्ट 5000 के पास पहुंच गया। तो जहां जितना बड़ा गैप आया, क्यों गैप आया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की तरह हो गया था, नोबल गैस की तरह हो गया था। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। इसी यही एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कैल्शियम सो सडन राइज, कौन सा आयनाइजेशन पोटेंशियल कैल्शियम का सडन राइज करेगा। देखो सडन राइज कहाँ पे है, 500 से ऑलमोस्ट 1100, हल्का सा इंक्रीज। अब 1100 से डायरेक्ट 5000, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो कहाँ पे इंक्रीज हुआ, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल के टाइम पे। जब हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला उस टाइम पे बहुत ज्यादा सडन इंक्रीज हुआ। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन भी देखो इसी तरह का है। द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अ एलिमेंट यम सो सडन राइज, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज व्हाट, +1 +2 -1 -2। देखो कोई एक एलिमेंट यम है जिसका सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या कर रहा है, सडन इंक्रीज दिखा रहा है, सडन राइज कर रहा है। देखो यहाँ पे तीसरा कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे तीसरा दिखा रहा था, तीसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल, और इस एलिमेंट यम का सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल सडन इंक्रीज दिखा रहा है। इसका मतलब उसके पहला इलेक्ट्रॉन निकालने और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी का गैप होगा वो बहुत बड़ा होगा, जिससे क्या पता चलेगा कि उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन। देखो कैल्शियम में क्या था, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन था तो दोनों आराम से निकल गए। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, नोबल गैस वाले में से, तो वो क्या किया, बहुत ज्यादा एनर्जी लिया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका यम एलिमेंट का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, एक। ठीक है, और जब जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो छोड़ने के बाद कोई भी आटम स्टेबल हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के वैलेंस शेल में हो, अगर वो एटम उन इलेक्ट्रॉन को छोड़ के स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगे तो उसको बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कई प्रकार के हो सकते हैं, हो सकता है कई एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। आपको मालूम है आयरन या फिर 2+ के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है या फिर 3+ के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम क्या बात कर रहे हैं, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट स्टेबल क्या होगा, तो देखो मोस्ट स्टेबल वही होता है, यही से पता चल जाएगा। तो देखो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आराम से वो छोड़ रहा था, इसका मतलब उसके बाहर वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है, तो जो आपका सडन राइज वाला क्वेश्चन है उससे 2 बार पता चलती है क्या, देखो पहले की आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ पे चेंज हो रहा है, और दूसरी बात क्या कि जहाँ पे चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, वही डिसाइड करता है उसके आयनाइजेशन सॉरी उसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को नोट करो। तो बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन है ABC are the elements of a short period containing 5 6 7 electron in the outermost shell। देखो यार पीरियोडिक टेबल में पहले पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 2, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड।
और दूसरे पीरियड की बात करें तो उसमें क्या होता है, 8 एलिमेंट होते हैं। थर्ड पीरियड की बात करें तो उसमें भी 8 एलिमेंट होते हैं। तो सेकंड और थर्ड पीरियड को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो कोई ABC एलिमेंट है, सेकंड कोई ABC एलिमेंट है कहाँ के, शॉर्ट पीरियड के, जिसके वैलेंस सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है रिस्पेक्टिवली। मतलब इन तीनों के वैलेंस सेल, मतलब आप बाहर वाले सेल में इतने इतने इलेक्ट्रॉन है, तो हमको क्या करना है, इनके पहले आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऑर्डर को अरेंज करना है कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़े, किसका कम होगा उससे, और हाँ किसका ज्यादा होगा उस ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो यार, सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड के लिए n का वैल्यू क्या होता है, 2। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और थर्ड के लिए क्या होता है, n का वैल्यू 3 होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, n लेके बात करेंगे। सेकेंड और थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली हम यस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही करते हैं, डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो हम ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको क्या करेंगे, यस और पी के ऑर्बिटल्स में भरेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से n यस 2, यस में कितना चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। हो सकता हो वो सेकेंड पीरियड का हो या थर्ड पीरियड का। ठीक है, शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं तो कोई भी हो सकता है। NS2 हो गया, और NP में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें तो इसके NS में 2 और NP में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इसकी बात करें तो NS में 2 और NP में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो यार, इसके NP में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। इसके NP में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसके NP में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर अरेंज करना है। कैसे अरेंज होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के। तो देखते हैं कहाँ किसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसमें से निकालेंगे तो हमको ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और देख, और इसमें अगर इसकी बात करें तो इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें से हमको ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ये सब बात हम देखो, अबाउट अबव प्रिंसिपल के हिसाब से जिस ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं उसी ऑर्डर में निकालते भी हैं। जो सबसे लास्ट में फिल हुआ होगा उसी को पहले निकाला जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये जल्दी इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से नहीं छोड़ते। ठीक है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उनको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ की बात करें तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो वो कैसा दिखने लगेगा, वो अब ऐसा दिखने लगेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। और ये वाला फॉर्म हाफ फील्ड फॉर्म है जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये बहुत जल्दी से निकाल देगा, बहुत ही हल्का सा एनर्जी दोगे ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये कैसा दिख रहा है, स्टेबल दिख रहा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें सी की, तो सी को जब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन देखो यार इसके NP में 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या चाहेगा कि मैं कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लूं जिसकी वजह से मैं फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लूं जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन ये ले नहीं पा रहा है क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल करना है, हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से ये देगा नहीं, जिससे क्या होगा, ये सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता, पहले ऐसा था, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता तो ऐसा बन जाता, जो कि क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या किया, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो सबसे ज्यादा एनर्जी लिया। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है, सी में है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो इन दोनों में से क्या हो रहा था, सबसे इन दोनों में इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें से कौन, इस ए में से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ये वाला हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो क्या होता है,
स्टेबल होता है। तो क्या उसके बाद ऑर्डर आया, ए का आया, और सबसे कम किसका आएगा, बी का आएगा। क्यों? क्योंकि बी सिर्फ हल्का सा एनर्जी उसको दोगे, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के इस फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा करेक्ट, बी लेस देन ए लेस देन सी। ठीक है, वही आपके बुक में भी दिया हुआ है, बी ए सी। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें क्या है, हमको कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन के सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर को लगाना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p 4। नाइट्रोजन की बात करें एटॉमिक नंबर 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p 3। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के द्वारा। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, बाहर वाले से। तो इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। इसके बाहर वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। 1 2 3 4। इसके में कितने हैं, 3 है। नाइट्रोजन के बाहर वाले में दिख रहा है नीचे, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। तो हम क्या कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से कहाँ से निकलेगा, ये वाला निकल गया। फर्स्ट को हमको कंपेयर ही नहीं करना है, हमको सेकंड को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट का वैल्यू जो भी हो उसको बुला याद ही नहीं, ध्यान ही नहीं देंगे। इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा, पहला में ये वाला निकलेगा। इसकी बात करें तो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वाला निकल गया। इसकी बात करें तो इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये क्या हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन सभी में से निकाला जा चुका है। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाएगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी या सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगी। तो देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन, कार्बन में कौन से जो निकलेगा वो कौन सा है, ये वाला है। इस ऑक्सीजन की बात करें तो वो ये वाला है। नाइट्रोजन की बात करें तो वो ये वाला है। फ्लोरीन की बात करें तो वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है। देखो सबसे ज्यादा किसका होगा, जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको ज्यादा मशक्कत करनी पड़े। तो देखो सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइम पे क्या है, हाफ फील्ड है, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, ऑक्सीजन का। अब देखो ऑक्सीजन का तो हो गया, अब इन तीनों को हम देखें तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन अब बचा है, सिर्फ एक बचा है। तो ये क्या करेगा, बहुत ही हल्का सा एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। और इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, कार्बन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लेगा। क्यों? क्योंकि देखो जब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी गायब, वो क्या बन जाएगा, 1s2 2s2। 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जब सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कार्बन का होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इन सब में बात करें सबसे कम कार्बन का होता है आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इनकी बात करें जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ऐसे दिखने लगेंगे। ठीक है, लेकिन देखो ये पहले ऐसे थे, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये दूसरा काम भी कर सकते हैं, क्या कि अगर कोई इनको एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये ऐसा बन जाएंगे, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना तो निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन से ज्यादा किसका आएगा, नाइट्रोजन का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को हम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद किसका आएगा, ऑक्सीजन हो ही गया है, बचा कौन, फ्लोरीन बचा। फ्लोरीन को यहाँ पे एडजस्ट कर लो। ठीक है, और आप देख भी सकते हो, ठीक है, कि इन सब के मुकाबले इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया आपका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन का। ठीक है, और कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमको पहला आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन का
इसी ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, किसका ज्यादा किसका कम होगा। तो देखो ये सभी सेम पीरियड के एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन सब सेम पीरियड के एलिमेंट है। तो क्या होगा, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। तो होना क्या चाहिए, सबसे कम सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सबसे ज्यादा सिलिकॉन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, क्या, यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के केस में हमने जब एक और अभी क्वेश्चन किया था इस क्लास में, उसमें भी आपको दिखाया था कि एल्युमिनियम के मुकाबले मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन, एक सेकेंड, द हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस इज मैक्सिमम फॉर द हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस इज मैक्सिमम फॉर, देखो हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है, ये मैंने जब एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था लेक्चर नंबर 21, तो उसमें आपको लास्ट में समझाया था पूरा, और आपको ट्रेंड भी दिखाया था कि ग्रुप 1 का हाइड्रेटेड रेडियस का ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। हमको दिया हुआ है लिथियम, दिया हुआ है ऑप्शन में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और सेजियम दिया हुआ है। इन चारों में से हमको हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस कंपेयर करना है। अगर हम साइज को कंपेयर करें, साइज को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, जो ये सभी सेम ग्रुप के हैं। सबसे नीचे कौन है, सीजियम है। तो अगर साइज को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सीजियम का साइज होगा, ठीक है। और अगर आयनिक साइज की भी बात करें, आयनिक साइज की भी बात करें तो उस टाइम में भी सीजियम प्लस का साइज सबसे ज्यादा होगा। लेकिन हमको क्या करना है, हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस को कंपेयर करना है। तो देखो यार, जब हाइड्रेटेड वर्ड जोड़ जाता है तो ट्रेंड पूरा उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब जाके पूरा वहां पे देख लो, ठीक है। 2 मिनट में आपको समझ में नहीं आएगा, वहां पे डिटेल में 5 मिनट देख लो होता क्या है। सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस आपका होता है लिथियम का, ठीक है। ग्रुप 1 का हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस का ट्रेंड ही ये चलता है, सबसे ज्यादा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रेटेड रेडियस का पूरा ट्रेंड है, ठीक है। तो इनको भी नोट करो और कुछ और क्वेश्चन की बात, चलो बात करते हैं दो और क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन हैज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, डिफरेंट आटम होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। देखो सब डिफरेंट आटम है, लेकिन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सब में क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 18 18 18, सब में क्या है, 18 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, किसका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू सबसे कम होगा। एक मिनट आप ट्राई करो, एक अपने से आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है, इसको भी देखते रहो, 2 मिनट टाइम लो, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हम तो है, ठीक है। चलो काटो, हो गया। चलो देखो यार, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से तो नहीं निकाल पाओगे क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा साइज से, जिसका साइज बड़ा होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, जिसका साइज छोटा होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। और अगर हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इसमें साइज का और एटॉमिक नंबर का इनवर्सली रिलेशन चलता है, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज सबसे ज्यादा होगा। तो देखो इन चारों की बात करें तो सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, यस सल्फर का है। तो मतलब सल्फर का इन चारों में से एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होता है। ये सब हमने जब आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक का पढ़ाया था लेक्चर, उसमें आपको समझाया था कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा उसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर पे होगा, तो हम क्या करेंगे, आसानी से उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो ठीक है। तो अगर इन सब की बात करें तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, S2 माइनस का होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्या है, ए कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनायन इफ दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अगर कोई आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटायन और एनायन है तो कैटायन हमेशा छोटा होगा किससे, एनायन से। देखो
जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है वो एनायन बन जाता है, ये एनायन बन गया, ये एनायन बन गया, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें इन चारों की, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो कैटायन बनता है, ये कैटायन बन गया, ये कैटायन बन गया, ठीक है। तो हम किसी को भी कंपेयर करें, देखो कैटायन वो बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तभी ना वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के कम इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा। और एनायन कौन बनता है, जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है। अगर एटॉमिक नंबर कम होता है उसके बावजूद वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आता है, ठीक है। तो क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज ज्यादा होगा, और एटॉमिक नंबर कम किसका है, एनायन का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनायन। और देखो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैटायन। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। इसको क्या ट्रू फॉल्स में ले लें, हाँ चलो ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन था, भूल गया था, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। A cation is always smaller than anion if they are isoelectronic, ठीक है। आई होप आज के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही अपने बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करते रहिए। इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।